हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 9, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे डे 9 सीआरपीसी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम बीएनएसएस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे। क्योंकि देखो ये जो पूरा पार्ट है हमारा सीआरपीसी वाला और बीएनएसएस वाला, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस हमारे बनते हैं इस एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो मेरा मानना है कि हम दोनों के ही एमसीक्यूज थोड़े थोड़े करेंगे, बीच बीच में हमें पता लग जाए कैसे कौन से सेक्शन में क्या गिवन है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। ओके, आ जाओ पहले क्वेश्चन में। कह रहा है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज डिवाइडेड इनटू, कितने चैप्टर्स में कितने सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। देखो अब मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ सीआरपीसी के बारे में, अब यही चीज वो बीएनएसएस के बारे में पूछ सकता है। तो बीएनएसएस का आप देखोगे सीआरपीसी में कितने चैप्टर्स हैं टोटल चैप्टर्स हैं 37। अरे अब ये तो दो चैप्टर्स आ गए, दो ऑप्शंस आ गए। कोई बात नहीं, हम देखेंगे 484 वाला जो है हमारा सही ऑप्शन है। ओके, अगले पे आ जाओ। इसमें जो डेफिनेशन क्लॉज है वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर डेफिनेशन में से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि है पहला बेलेबल ऑफेंस, डेफिनेशन क्लॉज में जाएंगे हम, उसमें देखेंगे बेलेबल ऑफेंस मतलब वो ऑफेंस, ऐसा नहीं कि जहां पे बेल का राइट नहीं, जो हमें डेफिनेशन क्लॉज में है वो हमें क्या दे रखा है, जो बेलेबल है फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी के या किसी भी लॉ में जो गिवन है कि ये ऑफेंस जो है हमारा बेलेबल है, हम उसी को कहेंगे बेलेबल ऑफेंस। तो आंसर है सी। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है, ये भी डेफिनेशन क्लॉज में। क्या एक सीरियस ऑफेंस है? हाँ भाई सीरियस तो है, पर डिफाइन तो ऐसा नहीं है। क्या सेशन ट्राइबल ऑफेंस है? अरे हाँ ये भी हो सकता है, बट ये भी डिफाइन नहीं है। क्या डिफाइन है? वो ऑफेंस जहां पे पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, जहां पे पुलिस ऑफिसर को वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है। कौन से ऑफेंस में? कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ठीक है, अगले पे आ जाओ। Which court can provide the newly introduced form of punishment of community service? देखो हमने जो है फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जैसे बहुत देखी है, फाइन लग जाता है, पनिशमेंट लग जाती है, कोई भी इम्प्रिजमेंट लग जाती है, चाहे वो रिग्रेस हो चाहे सिंपल हो। एक और जो पनिशमेंट ऐड हुई है नए लॉज में वो है कम्युनिटी सर्विस। इसका मतलब कि अगर मानो उसने कोई बंदे ने एक्यूज ने छोटा ऑफेंस किया है, जो जज साहब हैं उनको कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल सकते हैं, जिसमें एक तरह के लगा लो जो सोशल सर्विस होती है कि तुम्हें जो है ट्रैफिक रूल्स को थोड़े टाइम तक ऑपरेट करना है, या तुम्हें कुछ ऐसे वगैरह लिखना है, कुछ भी कम्युनिटी सर्विस हो सकती है, कोई भी सोशल सर्विस हो सकती है कि तुम्हें जाके बच्चों को पढ़ाना है जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब आ जाता है हमारा कम्युनिटी सर्विस में। तो ये जो है कौन कोर्ट ये वाली पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं और सेकंड क्लास भी कर सकते हैं। तो आंसर हो गया डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब जो कंप्लेंट है मे रिलेट टू, कंप्लेंट किससे रिगार्डिंग होती है? जैसे कि हमें पता है हम एफआईआर लिखवाते हैं कौन से केसेस में, जो ऑफेंस हमारे कॉग्निजेबल होते हैं, बट कंप्लेंट हम दोनों केसेस में लिखवा सकते हैं, कॉग्निजेबल में भी नॉन कॉग्निजेबल में भी। जरूरी नहीं है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ही हो। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि मैं ऐसे बोल दूं हाँ ये डायरेक्ट से देख लो, वो हम हर कोई बच्चा ढूंढ सकता है। हमें थोड़े से अलग क्वेश्चंस भी समझने की जरूरत है इस टाइम। अगले पे आ जाओ। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट विद द व्यू टू, देखो हमें पता है तीन स्टेजेस क्या होती है। एक होती है इन्वेस्टिगेशन, फिर होती है इंक्वायरी, फिर होती है लास्ट में ट्रायल। अब इंक्वायरी मजिस्ट्रेट क्यों कंडक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमा फेसाई केस देखने के लिए कि क्या इस बंदे के खिलाफ कुछ केस बन रहा है तो मैं ट्रायल स्टार्ट करूं, नहीं बन रहा तो मैं यहीं रोक दूं इसको। ठीक है, तो वो होता है इंक्वायरी का पर्पस। सिमिलरली इन्वेस्टिगेशन का क्या पर्पस हुआ? क्या एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए, पनिश करने के लिए? नहीं भाई, इन्वेस्टिगेशन छानबीन करना, खोज करना, किस चीज की? ताकि हम एक्यूज्ड के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एविडेंस को कलेक्ट कर सके, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ मिलेगा तभी तो हम इंक्वायरी की स्टेज पे जाएंगे, तभी तो जज साहब देखेंगे हाँ भाई केस बनता है इस इन्वेस्टिगेशन के मैटर से या नहीं बनता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन का? कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अगले पे आ जाओ। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? देखो जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो जाती है तो जब अपना पुलिस ऑफिसर एक ओपिनियन लिखता है कि हाँ इस बंदे ने ये ऑफेंस किया है कि नहीं, मुझे लगता है ये ऑफेंस किया है, मुझे लगता है ऑफेंस नहीं किया, तो ये रिपोर्ट
फॉरवर्ड करनी होती है उस पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के पास, और ये कहाँ करनी होती है सबमिट? 173 सबसेक्शन 2 में, जहां पे पुलिस रिपोर्ट ट्रांसफर होती है, फॉरवर्ड करनी होती है किसको? पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, अगले पे आ जाओ। सम्मन्स केस क्या होता है? इजी। सम्मन्स केस मतलब जो वारंट केस नहीं है, कहाँ लिखा है? डेफिनेशन क्लॉज में। ठीक है, सम्मन्स में जो है 2 साल से कम तक की पनिशमेंट दी जाती है, जो इम्प्रिजमेंट होती है वो 2 साल से कम के ऑफेंस जो होते हैं वो ज्यादातर सम्मन्स केस में आ जाते हैं, और वारंट में 2 साल से ऊपर वाले जो आ जाते हैं। बट अगर हम डेफिनेशन क्लॉज के हिसाब से जाएं तो वो क्या है? जो वारंट केस नहीं है। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। Except the High Court and the courts established under any other law, how many types of courts have been created under criminal code? हमने बोला, देखो क्वेश्चन समझो, इन्होंने बोला हाई कोर्ट को छोड़ के और जो दूसरी कोर्ट है किसी और लॉ में, उनको छोड़ के हमारे क्रिमिनल कोड में कितनी और तरह की कोर्ट्स होती हैं? आंसर इज 4। अब हम इसको कैसे समझेंगे? सेक्शन 6 को देख के, जहां पे पहली लाइन लिखी है जो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स गिवन है कि इन कोर्ट्स को छोड़ दो, इनके अलावा होती है कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, और लास्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 तरह की कोर्ट, और क्वेश्चन में 5 नहीं मार्क करना क्योंकि इन्होंने बोला हाई कोर्ट को छोड़कर बताओ। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर BNSS? नए लॉज में कौन सी इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स अभी जो हम पढ़कर आए ऊपर सेक्शन 6 के CRPC में, कौन से में इंक्लूड नहीं होएगी BNSS नए वाले क्रिमिनल लॉज में? हाई कोर्ट इंक्लूड नहीं होगा, कोर्ट ऑफ सेशन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या नन ऑफ द अबव? अरे नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तो सब इंक्लूड है हमारे उनमें, सेम ही है। और उसमें भी BNSS में भी कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन नंबर 6। ठीक है, अगले पे आ जाओ। The state government may by notification declare any city or town for the purpose of CRPC मेट्रोपॉलिटन बोला जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बट कंडीशन क्या है? मेट्रोपॉलिटन के लिए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? जो 10 लाख से ज्यादा की होती है। ये कहाँ दे रखा है हमें? सेक्शन नंबर 8 ऑफ CRPC। ठीक है, एज पर सेक्शन 27, यहां पे इन्होंने बोल दिया 27 CRPC का जुवेनाइल कौन पर्सन है? देखो हम जो है जुवेनाइल एक्ट में, जब JJ एक्ट में पढ़ते हैं वहां पे हम पढ़ते हैं जुवेनाइल है जो 18 साल से कम का है, बट ध्यान रखना CRPC के पर्पज से जो जुवेनाइल है उसकी एज हमें 16 साल दे रखी है। बस एक यही चेंज है यहाँ पे, बाकी सारी जगह जो है चाहे माइनर हो, मेजर हो या JJ एक्ट हो, कुछ भी हम पढ़ते हैं वो 18 साल से ऊपर का ही दिखाता है, बट यहाँ दिखा रखा है 16 साल का। तो जुवेनाइल कौन है? जो 18 साल से कम का बच्चा होता है किसी और एक्ट में, बट CRPC में 16 साल का। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बी पास्ड बाय, देखो जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर है वो सिर्फ हमारे सेशन जज पास कर सकते हैं, और ये हमें जो है सेक्शन 28 से फॉरवर्ड में कई जो भी जजेस हैं उनकी पनिशमेंट में दिख जाएगा। ठीक है, Which one of the section of CRPC provide public to give information of certain offences to the police officer? कौन से सेक्शन है जो ऐसे बोल रहे हैं कि पब्लिक की ड्यूटी होती है कि कुछ ऑफेंस हो रहा है तो जाके पुलिस ऑफिसर को बताओ? कौन सा सेक्शन है ऐसा? सेक्शन नंबर 39। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कह रहा है सेक्शन 41 CRPC का पावर है पुलिस ऑफिसर के पास किसी पर्सन को अरेस्ट करने की। 41 में हमें बहुत सारे सिनेरियोज दे रखे हैं कि पुलिस ऑफिसर कब कब अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को, बट उसमें जो हमें मेन पॉइंट ध्यान देने वाला वो है रीजनेबल सस्पिशन। अगर मुझे रीजनेबल तरीके पे किसी पे शक है तो ही मैं उसको अरेस्ट कर सकती हूँ। मेयर सिर्फ हल्के से प्रोबेबिलिटी पे नहीं कर सकती, रीजनेबल मेरे पास सस्पिशन होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 35 किसका? न्यू लॉज का, BNSS का। एक एज्ड ओल्ड एंड इन्फॉर्म पर्सन कैन बी, क्या हम इसको भी अरेस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम अरेस्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ परमिशन से किसी भी ऑफिसर की जो DSP की रैंक से बिलो नहीं है। तो मतलब हमें DSP की परमिशन लेनी होगी अगर हमें इन पर्सन्स को अरेस्ट करना है। अब सेक्शन 35 में कहाँ लिखा है? इसका सब सेक्शन 7 पढ़ना, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, सेक्शन 35 के अंडर विच प्रोविजन ऑफ BNSS को, BNSS के कौन से प्रोविजन में बोला गया है
कि पर्सन जिसको तुम अरेस्ट कर रहे हो, भाई देखो जितनी रिस्ट्रेंट, जितनी पाबंदी ज़रूरत है उसको उतनी पाबंदी लगाओ, जितनी रोक टोक करनी है नेसेसरी है सिर्फ उतनी रोक टोक लगाओ। ऐसे नहीं है कि मानो उसने 5,000 का ऑफेंस किया है, ठीक है, तुम्हें था बस तुमने उसको एक कमरे में बिठा दिया अरेस्ट करने के पर्पज से, बट तुमने क्या है उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया इतनी सर्दी में, ठीक है, उसके हाथ पैर बांध दिए। नहीं, ऐसा नेसेसरी रिस्ट्रेंट है वो करो, एक्सेस में मत जाओ। कहाँ लिखा है? सेक्शन 46 में, ठीक है। एंड अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट somebody accused of an offense। अब मैंने बोला कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है, पर किस किस पर्पज के लिए ये हमें पता है। सेक्शन 41 में ये भी लिखा है सीआरपीसी के, क्या कि ताकि वो कोई फर्दर ऑफेंस ना कर सके, इस वजह से मुझे उसे अरेस्ट करना पड़ रहा है, ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होए, तब मेरे को अरेस्ट करना पड़ रहा है, और वो कोई एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर दे, इसलिए तो सारे ऑल ऑफ द अबव मेरे को इन पर्पज के लिए उस बंदे को अरेस्ट करना पड़ रहा है। सपोज अगर वो पर्सन को मैं अरेस्ट नहीं करूंगी या करूंगी, बताओ, जब वो बंदा मेरे साथ प्रॉपर कोऑपरेट कर रहा है, मैं उसको कह रही हूँ भाई तेरे को इतने बजे कोर्ट में पुलिस स्टेशन आना है, तो मैं तेरा जो हूँ थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वगैरह करूंगी, थोड़ी इंक्वायरी करूंगी, वो प्रॉपर टाइम पे भी आ रहा है, तो इस केस में मैं अरेस्ट नहीं करूंगी। मेरे को अरेस्ट कब करना है? इन सिचुएशंस में, या वो सिचुएशन जो सेक्शन 41 में है, ठीक है। अगले पे आ जाओ। When an offense is committed in the presence of a magistrate within his local jurisdiction, जब कोई बंदा मिस्टर एक्स ऑफेंस कर रहा है और वो वहाँ मजिस्ट्रेट साहब भी खड़े थे, तो कोई बात नहीं, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? खुद भी अरेस्ट कर सकते हैं, या किसी पुलिस जो उसके साथ पुलिस ऑफिसर है या कोई पर्सन है उनको भी बोल सकते हैं जाओ जाके उस बंदे को अरेस्ट करो। इतनी पावर है किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास, जब उन्हीं के सामने वो ऑफेंस कर रहा है सामने वाला बंदा, तो ठीक है। नेक्स्ट अगला बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ऑथराइज करता है एक प्राइवेट पर्सन को, मानो कोई बंदा सामने वाला कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, मैं भी जाकर उसको अरेस्ट कर सकती हूँ। मुझे कहाँ है ये पावर? सेक्शन 43 में। क्या पावर है कि मैं सामने वाला बंदा अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, मैं भी उसको जाकर अरेस्ट कर सकती हूँ, कोई प्राइवेट पर्सन भी, ठीक है। अब जो अरेस्ट है अंडर BNSS कैन बी मेड बाय, जो न्यू लॉज है उसमें अरेस्ट कौन कौन कर सकता है? क्या प्राइवेट पर्सन कर सकता है? हाँ कर सकता है, जैसे सीआरपीसी में कर सकता है, मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, विमेन भी अरेस्ट कर सकती है। कहाँ बोला है ये बताओ? तो जब हम सेक्शन 40 से 42 में देखते हैं नए लॉज के BNSS के, हमें उनको पढ़ने के बाद पता लगेगा कि ये तीनों भी इनके पास पावर है अरेस्ट करने की। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगले पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन? अरे इस पर्सन को हमने अरेस्ट कर लिया, अब इसको आइडेंटिफाई करवाएंगे कि यही पर्सन है ना जिसको तुमने अरेस्ट किया है। तो कौन से सेक्शन में? सीआरपीसी की बात कर रखी है इस आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 54A। और अगर हम BNSS का बोलें तो उसका कौन सा सेक्शन है? ये वाला सेक्शन 54 BNSS का, और ये है CRPC का, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अब मैंने बोला अ पर्सन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर मे बी केप्ट इन कस्टडी फॉर, जो पर्सन अरेस्ट किया गया है वो कस्टडी में हम कब तक रखेंगे? भाई 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद तुम्हें जज साहब के पास लेकर ही जाना पड़ेगा उसको, ओके। अगले पे आ जाओ। अगर पर्सन इन लॉफुल कस्टडी भाग गया, वो बंदा मेरी कस्टडी में था वो भाग गया, पर्सन जिसकी कस्टडी से भागा वो उसको इमीडिएटली परसू करेगा, उसका पीछा करेगा, उसको अरेस्ट कर लेगा। कहाँ पे? अरे कहीं पे भी, जहां पे भी तेरे को मिल रहा है इंडिया में, तो उसको पकड़ ले और उसको अरेस्ट कर ले, ठीक है। सम्मन्स इशूड बाय कोर्ट अंडर सीआरपीसी, जो भी हम सम्मन्स इशू करते हैं, सम्मन्स मतलब कि हम सामने वाले बंदे को बोल रहे हैं भाई तेरे को कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। सम्मन्स हम किसको भेज रहे हैं? विटनेस को भी भेज सकते हैं हम यहाँ पे, एक्यूज्ड को भी, कि भाई तेरे को आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूशन वाली पार्टी उसने तेरे ऊपर केस लगाया है, आ जाइए सामने, ओके। अब ये जो सम्मन्स है वो कैसे होने चाहिए? राइटिंग में, डुप्लीकेट में, या फिर इन राइटिंग, इन डुप्लीकेट एंड साइन। देखो राइटिंग डुप्लीकेट तो होता ही है, तो इसमें आ गया आंसर डी में। एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन होना चाहिए, जिसपे कोर्ट की सील भी होनी चाहिए, तभी तो हम उसको लीगल मानेंगे, ठीक है। अगले पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज रिगार्ड द सम्मन्स इशूड अंडर BNSS? देखो अब मैंने क्या किया, सीआरपीसी के भी जो क्वेश्चंस लाई हूं
उसी के रिगार्डिंग न्यू लॉज में हमारे जो उन्हीं के क्वेश्चंस बनते हैं उसी के रिगार्डिंग मैं एमसीक्यूज में इसमें मैंने डाले हैं। और जो न्यू लॉज के रिगार्डिंग एमसीक्यूज आएंगे वो बहुत मॉडरेट इजी लेवल के आएंगे, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस सीआरपीसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें से फ्रेम होते हैं हमारे। ये वाला पढ़ते हैं। तो क्या ट्रू है समन्स के रिगार्डिंग बीएनएसएस में? दे शैल बियर द कोर्ट सील, दे शैल बियर द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द जज, समन्स कैन बी सर्व्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ऑल ऑफ द अबव। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो अभी जो मैंने ऊपर बताया उसमें कहीं डिजिटल सिग्नेचर की बात नहीं करी क्योंकि हम जानते हैं, देखो ध्यान रखना, जो हमारे न्यू लॉज आए हैं वो ज्यादातर बेस आए हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस वगैरह के ऊपर। तो ये जो समन्स है तो इसके रिगार्डिंग जो भी जज का डिजिटल सिग्नेचर होएगा वहां पे वो भी होना चाहिए समन्स पे। कोर्ट की सील तो होती ही है। और अब समन्स जैसे हम पहले हार्ड कॉपी भेजते थे बट अब हम जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी सर्व कर सकते हैं। और ये कहाँ लिखा है? हमारे न्यू लॉ में। ओके, अगले पे आ जाओ। हाउ आर द समन्स सर्व्ड? समन्स अब मैं कैसे सर्व करूंगी? ठीक है, पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है, कोर्ट का ऑफिसर भी दे सकता है, और या बाय एनी ऑथराइज्ड पब्लिक सर्वेंट। कौन दे सकता है? आंसर इज कोई भी इनमें से दे सकता है। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ। अच्छा, ये वाला प्रोविजन कहां लिखा है? देखो ये है सेक्शन 62 के सीआरपीसी में। ध्यान रखना, अगर हमने समन्स टॉपिक पढ़ लिया, हम अपने इंडेक्स में जाएंगे, हम समन्स का टॉपिक ढूंढेंगे, उनके टाइटल पढ़ते ही हमें पता लग जाएगा कि समन्स कैसे सर्व करना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब आ जाओ। हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स? अगर मानो समन से वो बंदा नहीं आ रहा तो कोर्ट क्या करता है? वारंट जारी करता है। वारंट जारी करता है मतलब भाई अब तो तेरे को हमें अरेस्ट करके लाना पड़ेगा। और जो ये मैंने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया है वो कब तक इनफोर्स रहेगा? भाई जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या कैंसिल नहीं हो जाता तब तक वो इनफोर्स रहता है। ठीक है, अगले पे आओ। द वारंट इशूड बाय द कोर्ट अंडर बीएनएसएस कैन बी एग्जीक्यूटेड एट। जो हम बीएनएसएस में वारंट इशू करते हैं कोर्ट के द्वारा वो हम उसको कहां एग्जीक्यूट करवा सकते हैं? ऑप्शन, एक्यूज्ड के घर तक, किसी भी प्लेस पे, इंडिया में या बाहर इंडिया के, या लोकल लिमिट्स जहां पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है सिर्फ उस लिमिट्स में। तो हम वारंट को कहां इशू करवा सकते हैं न्यू लॉज के हिसाब से? बताओ। तो इसका आंसर है यही, एनी प्लेस इन इंडिया। और ये कहां लिखा है? सेक्शन 79। कौन से? बीएनएसएस के सेक्शन 79 में, कि जो भी वारंट है हम उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इंडिया में किसी भी जगह पर। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग। देखो हमने क्या किया, पहले समन्स इशू करे, नहीं आ रहा, हमने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर दिया, नहीं आ रहा, अब हमने प्रोक्लामेशन कर दी, मतलब एक तरह से डिक्लेरेशन करवा दी, पब्लिकेशन करवा दी, भाई तेरे को इतने दिनों में आना है वरना तू देख लियो हम तेरी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं। ठीक है, ताकि अटैचमेंट भी क्यों करते हैं? ताकि वो बंदा आ सके कोर्ट के अंदर। तो कह रहे हैं जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट तुम कर रहे हो हम क्या पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लामेशन के बाद करेंगे, उसके पहले करेंगे, या साथ में भी कर सकते हैं? आंसर इज साथ में भी, क्योंकि जब सामने वाला जो बंदा है, प्रोसिक्यूशन है, जो विक्टिम है, अगर वो ये बोल रहा है कि जज साहब वो प्रॉपर्टी भी डिस्पोज कर देगा तो आप प्रोक्लामेशन के साथ ही अटैचमेंट करवा दो उसकी प्रॉपर्टी का। जज साहब कहेंगे कोई बात नहीं, लो हमने प्रोक्लामेशन भी करवाया, साथ के साथ उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच करवा ली, अब कहां भागेगा? अब तो वो कोर्ट में आएगा ही। ठीक है, अगले पे आ जाओ। Where the defendant is confined in a prison, जब डिफेंडेंट कहाँ है? जेल में है, प्रिजन में है। सम्मन्स हम किसको देंगे? अब यार उसके घर पे जाकर तो नहीं देंगे, तो किसको देंगे? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, ताकि वो डिफेंडेंट को वो सम्मन्स दे सके। ठीक है, अगले पे आ जाओ। हु प्लेज रोल इन केस ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन अंडर बीएनएसएस? किसका रोल रहता है? क्योंकि देखो हमें पता है विटनेस को बहुत डराया जाता है, थ्रेटन किया जाता है कि तुम अपनी गवाही नहीं दोगे, मेरे अगेंस्ट नहीं जाओगे, तो इनकी प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है। ये हमारे सीआरपीसी में कहीं पे भी नहीं दे रखा था, बट बीएनएसएस में ये नया रूल लाया और वो रूल के रिगार्डिंग कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा विटनेस को? बताओ इसमें से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट। हमारे राज्य सरकार को ये ड्यूटी दे दी है कि विटनेस प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। हु कैन इशू अ सर्च वारंट फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ थिंग?
कौन जो है सर्च वारंट इशू कर सकता है? अरे वारंट कौन इशू करेगा? चाहे वो सर्च वारंट हो, चाहे वो अरेस्ट वारंट हो, वो तो हमारे जज साहब इशू करेंगे। कोई भी कोर्ट उन चीज को इशू कर सकता है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कौन सा प्रोविजन सीआरपीसी का रिजेंबल करता है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस? देखो, अगर अब हम इन सेक्शंस को देखेंगे, हमें पता है ये कहीं पे भी नहीं लिखा, तो कौन सा सेक्शन है ये याद करना पड़ेगा हमें कि सेक्शन 97 बात करता है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कौन से सेक्शन में बोला है प्रोविजन फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन? कौन से सेक्शन में बोला है कि अगर कन्विक्शन के रिगार्डिंग हमें शांति बनाए रखनी है तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी जब बंदा कन्विक्ट हो चुका है? कौन से सेक्शन में बोला है? दैट इज सेक्शन 106, जिसकी हेडिंग हमें पता लग जाएगी पढ़ते ही, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। ओके, अगले पे आ जाओ। एन एग्जीक्यूटिव, एक सेकेंड, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इसमें जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो कितने टाइम पीरियड तक के लिए देते हैं हम लोग? नॉट एक्सीडिंग 3 years, कम से कम 3 साल तक की। एंड सिमिलरली इन्होंने बोला जो सेक्शन 110 में तुम सिक्योरिटी बॉन्ड ले रहे हो और किससे ले रहे हो? जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उससे कितने साल तक की लोगे? यहां पे भी आ जाएगा 3 साल तक की। और ये कहां लिखा है? सेक्शन 110 में, कि यहां पे भी हम सिक्योरिटी बॉन्ड कितने तक का बनाएंगे? कम से कम 3 सालों तक का। नॉट एक्सीडिंग बोला है भाई, 3 साल से ऊपर का नहीं लोगे। ठीक है, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स अंडर BNSS हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन, अभी जैसे 110 में हम पढ़कर आए हैबिचुअल ऑफेंडर की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, इन्होंने बोला BNSS में बताओ कि कौन से में सेक्शन में दे रखा है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। तो आंसर है हमारा सेक्शन 129, उसकी भी हम हेडिंग देखते पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ। BNS हैज रिपील्ड द फॉलोइंग, BNSS ने किस एक्ट को रिपील करा है? देखो, हम ऐसे नहीं कहेंगे इन तीनों को रिपील किया है, क्योंकि BNSS को रिपील किया है किसको? CRPC को। ठीक है, और हमारे BNS ने किसको रिपील किया है? IPC को। और हमारा BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम वो रिपील किया है, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील उसने किया है। ठीक है, तो ये यहां तक ही था इस वीडियो में हमारे। तो इस वीडियो में हमने CRPC के और BNSS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो MCQ बेस्ड आते हैं। ठीक है, मैंने मिक्स करके ये बताया, जैसे अगर समन्स का टॉपिक CRPC का चल रहा है तो सिमिलरली BNSS में क्या हो सकता है, कौन से क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं और किस तरह हम इंडेक्स वाइज उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की जो 2 पार्ट्स और आएंगी CRPC और BNSS पे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।